नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेशनल आउट करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज दिनांक 8 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ साथियों। तो ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के कंटेंट पे कि आज का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 का उद्देश्य क्या है। हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है बिल कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य है समुद्री व्यापार कानून का आधुनिकीकरण करना है। इसी उद्देश्य के साथ हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 पारित किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें दोस्तों तो संसद ने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 जो पारित किए हैं दोस्तों, जिससे कि 1925 के जो पुराने कानून थे उसको समाप्त कर दिया गया है इस नए कानून के तहत। यह बिल समुद्री व्यापार कानूनों का आधुनिकीकरण कर वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया है। केंद्र सरकार को बिल ऑफ लॉडिंग नियमों में संशोधन और दिशा निर्देश जारी करने का भी इस बिल के तहत उसको अधिकार दिए गए हैं। यह बिल व्यापारिक विवादों को कम करने और निर्यात आयात को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस बिल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और भारत के बंदरगाहों में निवेश को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उद्घाटन किए गए कर्तव्य भवन 3 जो है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय इसमें स्थित होंगे। हाल ही में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किए गए हैं, उसमें निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन उसमें से कह रहा है कौन सा मंत्रालय उसमें स्थापित स्थित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इसमें जो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एमएसएमई आदि ये सभी मंत्रालय इसमें स्थित होंगे। इस नए जो कर्तव्य भवन 3 बने हैं उसमें, इस बिल्डिंग में। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत पहला कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हाल ही में किए हैं। इस भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई समेत कई मंत्रालय को एक साथ लाया जाएगा। यह परियोजना प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और पुरानी भवनों की जगह आधुनिक केंद्रीय ढांचा विकसित करने के लिए शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का 107वां सदस्य देश कौन बने हैं। तो हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है साथियों उसका 107वां सदस्य देश के रूप में मालदोवा बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मालदोवा ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुए हैं। इससे रिलेटेड बात करें अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के बारे में, तो इसकी स्थापना कोप 21 जो कि 2015 में पेरिस में आयोजित हुए थे, उसमें भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल का परिणाम है। इसी के संयुक्त पहल से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें साथियों तो ये गुरुग्राम भारत में इसका मुख्यालय स्थित है और इसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा सहयोग को प्रोत्साहित करना। इसी उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने भारत से बासमती चावल के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए खाद्य आयात बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में जो फिलीपींस द्वारा यह निर्णय लिया गया है, फिलीपींस ने जो प्रतिबंध लगाए थे भारत के बासमती चावल के आयात पर साथियों, वो प्रतिबंध हटाते हुए खाद्य आयात बढ़ाने का हाल ही में निर्णय लिए हैं फिलीपींस द्वारा।
फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस ने भारत से बासमती चावल समेत खाद्य उत्पादों का आयात बढ़ाने का निर्णय लिए हैं। बासमती चावल पर लगे प्रतिबंध फिलीपींस द्वारा हटा दिए गए हैं। यह कदम द्विपक्षीय व्यापार और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने क्षमता निर्माण आयोग हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में किसने साथियों क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो एस राधा चौहान के द्वारा हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं। एस राधा चौहान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाले हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारी के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर कार्य करता है। यह आयोग जो है साथियों क्षमता आयोग सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर कार्य करता है। इसी का अध्यक्ष हाल ही में एस राधा चौहान जी को बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाए गए हैं? तो यह प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 2015 से। 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस राष्ट्रीय दिवस का शुरुआत किए गए थे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें 25 में जो ये 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए जा रहे हैं 7 अगस्त को, और इसका थीम है 2025 का हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। इसी थीम के साथ 2025 का जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए गए हैं। यह दिवस भारत के हथकरघा बुनकरों को सम्मान देने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। इसका पहला आयोजन जो किया गया था साथियों 2015 में किए गए थे, और इसकी शुरुआत की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए थे। साथियों इस विषय में बात करें 7 अगस्त को यह क्यों मनाए जाते हैं, तो हर साल 7 अगस्त को मनाए जाने वाला जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है साथियों, यह दिवस 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है, जब भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिए थे। इसी दिन को देखते हुए 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2025 के ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 2025 के जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है साथियों, इसमें सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों तो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसे काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार का आकलन करता है। इसमें बेंगलुरु ने इस सूची में 26वां स्थान हासिल किए हैं और यह भारत का सबसे अग्रणी एआई अनुसंधान और डेटा सेंटर हब माना गया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थानों की बात करें साथियों तो सिंगापुर, सियोल और बीजिंग वैश्विक स्तर पे है। इन्हें बेंगलुरु के बाद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता अग्रणी स्थानों पर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में WHO ने किस वायरस को मानवों में कार्सिनोजेनिक कैंसर के कारक के रूप में घोषित किए हैं? हाल ही में WHO के द्वारा साथियों हेपेटाइटिस डी को मानवों में कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर के कारक के रूप में हेपेटाइटिस वायरस को घोषित किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें दोस्तों तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने हेपेटाइटिस डी वायरस HDV को मानवीय कार्सिनोजेन
यानी कि कैंसर के कारक के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। इसे हेपेटाइटिस बी एवं सी के साथ रखा गया है। हेपेटाइटिस डी केवल उन व्यक्तियों में संक्रमित होते हैं जो व्यक्ति पहले से हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होते हैं। यह सहसंक्रमण हेपेटाइटिस बी की तुलना में 2 से 6 गुना अधिक जोखिम के साथ लीवर कैंसर और सिरोसिस का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी जो होता है शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किए हैं। हाल ही में लोकसभा के द्वारा साथियों गोवा में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि गोवा राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किए गए हैं लोकसभा में। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों तो जिससे कि गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था हो सकेगी। ये विधेयक गोवा की जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि 2011 जनगणना के अनुसार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, जिसमें कि एसटी की संख्या जो है साथियों एससी की तुलना में अधिक है तथा विधानसभा में अब तक एसटी का जो आरक्षण अनुपस्थित रही है, एसटी की जो आरक्षण की अनुपस्थिति रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 6 अगस्त 2025 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री कौन बने हैं? 6 अगस्त 2025 तक भारत के सबसे लंबा सेवा देने वाले गृह मंत्री की बात करें साथियों तो ये अमित शाह है, जो कि टोटल 2258 दिन हो गया इनको गृह मंत्रालय के पद पर सेवा देते हुए। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, जो कि गृह मंत्रालय का पद टोटल 2256 दिन तक संभाले थे। अब अमित शाह जी हो गए हैं, जो कि इसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे अधिक दिन तक रहने वाले गृह मंत्रालय के पद पर अमित शाह जी हो गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो अमित शाह ने 6 अगस्त 2025 को यह कीर्तिमान स्थापित किया है जब उन्होंने 2258 दिनों तक गृह मंत्रालय संभाल कर लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो रिकॉर्ड था 2256 दिन का, उसका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए हैं। उनके कार्यकाल में विभिन्न सुधार किए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की जो विशेष राज्य की दर्जा थी वहां 370 जो अनुच्छेद थे उनको रिमूव करने का कार्य, नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्रियान्वयन, माओवादी उग्रवादी पर कड़ा प्रहार और भारतीय न्याय संहिता का प्रस्ताव, ये सभी प्रमुख कार्य ये अपने कार्यकाल में किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 64वीं जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किए गए हैं? ये जो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है साथियों, इसका आयोजन किस शहर में किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही हो जाएंगी कि 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किए गए हैं। इससे रिलेटेड बात करें तो 64वीं कला प्रदर्शनी जो है राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी द्वारा नई दिल्ली के रविंद्र भवन में किए गए हैं। इस प्रदर्शनी में पहली बार पुरस्कार विजेता कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति दी गई है, जिससे कि कलाकारों की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसका शुरुआत की बात करें कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत कब से की गई थी, प्रथम आयोजन कब किए गए थे? तो प्रथम आयोजन 1955 ईस्वी में इसका किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसरो का होप मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसरो का जो होप मिशन है साथियों, कह रहा है क्वेश्चन में कि यह मिशन किस उद्देश्य से शुरू किए गए हैं? तो इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उच्च ऊंचाई पर पृथकता परीक्षण हेतु इसी उद्देश्य से यह होप मिशन का शुरुआत किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री जो है ऊंचाई की स्थिति में जो वहां उसको ऑक्सीजन की कमी होती है या किस परिस्थिति में वो वहाँ जो किसी भी तरह का वातावरण से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसका प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में जो गगनयान
मिशन होंगे या चंद्र या मंगल तरह के कोई मिशन पे आदमी को भेजे जाएंगे पृथ्वी से, तो वहां वो रह सके, उस मिशन को वो सफलतापूर्वक को सफल कर सके। इसी उद्देश्य से ये होप मिशन किए गए हैं। होप का पूर्ण रूप की बात करें साथियों तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इसी ये इसका फुल फॉर्म है। और यह लद्दाख के तस्सो कर के पास 14,000 की ऊंचाई, 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। गगनयान और भविष्य के जो चंद्र या मंगल मिशन के लिए अंतरिक्ष जैसे परिस्थितियों का अनुकरण करना, इसी उद्देश्य के साथ ये मिशन होप मिशन आयोजित किए जा रहे हैं। अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर ज्वाइन कर दे, वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आज का साथियों डेली करंट अफेयर्स क्लास। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्लास के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर एक अपडेट आप लोग को आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।